शाम के ठीक 6 बज रहे थे, लेकिन आसमान में इतना घना अंधेरा छाया हुआ था कि लग रहा था जैसे रात के 9 बज चुके हो। एक पुरानी खड़खड़ाती जीप पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पत्थरों से भरा था। जीप में केवल 2 लोग थे, एक ड्राइवर और पीछे की सीट पर बैठा रोहित, जो मुंबई का एक मशहूर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर था, खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल को देख रहा था। रात इतनी काली थी कि 5 फीट दूर खड़ा पेड़ भी किसी भूत जैसी आकृति लग रहा था। अचानक जीप जोरदार झटके के साथ रुक गई। देखिए साहब, यहां तक ही ले जा सकता हूं, इससे आगे मेरी जीप नहीं जाएगी, आपको यहीं उतरना होगा। लेकिन मैप के अनुसार निर्वाणपुर गांव अभी भी 4 किलोमीटर दूर है। आप मुझे जंगल के बीच में क्यों छोड़ रहे हैं? रोहित ने पूछा। ड्राइवर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। क्या आप यहां नए हैं? रात ढलने के बाद इस रास्ते से कोई भी आदमी या गाड़ी निर्वाणपुर की सीमा पार नहीं करती। सामने जो पुराना बरगद का पेड़ दिख रहा है, उसे पार करते ही गांव का रास्ता शुरू होता है। मेरी जीप वहां नहीं जाएगी। तो क्या मुझे इस अंधेरे जंगल में पैदल जाना पड़ेगा? रोहित ने घबराकर कहा। ड्राइवर की आंखों में अब और भी गहरा भय उतर आया। उसने कांपते हुए बाहर इशारा किया। अगर डाकू होते तो हम बंदूक लेकर जाते, लेकिन वहां वो है जिससे बंदूक भी नहीं लड़ सकती, काला पानी। रोहित को लगा ड्राइवर उसे डराने की कोशिश कर रहा है, शायद ज्यादा किराया लेने के लिए, या फिर यह कोई स्थानीय अंधविश्वास है। उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। अपना भारी बैग उठाया और जीप से नीचे उतर गया। ठीक है, धन्यवाद यहां तक छोड़ने के लिए, उसने कहा। जैसे ही रोहित नीचे उतरा, ड्राइवर ने तुरंत जीप मोड़ी और तेजी से वापस लौट गया, मानो किसी मौत के मुंह से भाग रहा हो। कुछ ही पलों में जीप घने कोहरे में गायब हो गई। अब उस डरावने जंगल में रोहित बिल्कुल अकेला था। चारों ओर घना जंगल और जानलेवा सन्नाटा था। ठंड इतनी तीखी थी कि उसकी हड्डियां तक जम गई थी। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और जलाकर आगे बढ़ने लगा। रास्ता पथरीला और कांटों से भरा था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। चलते हुए उसे बार बार महसूस हो रहा था कि झाड़ियों के पीछे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। पत्तों की सरसराहट उसके कदमों के साथ ताल मिला रही थी। यह सिर्फ हवा है, उसने खुद से कहा। मैं मुंबई की भीड़भाड़ से आया हूं, इसलिए यह शांति अजीब लग रही है। मुझे बस अयान को ढूंढना है। रोहित अपने छोटे भाई अयान को खोजने आया था, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। 2 महीने पहले वह निर्वाणपुर आया था और तब से लापता था। आखिरी बार जब अयान ने फोन किया था, उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। भैया, मैंने वो तालाब देख लिया है, वो मुझे बुला रहा है। और फिर फोन अचानक कट गया। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे, इसलिए रोहित खुद यहां आया था। करीब 1 घंटे चलने के बाद कोहरा थोड़ा कम हुआ। दूर कुछ हल्की रोशनियां दिखाई दी, जो निर्वाणपुर के घरों से आ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही गांव का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। वहां एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, निर्वाणपुर गांव, यहां आना मौत को दावत देना है। ये पढ़कर रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। गीली लकड़ी और सड़े हुए फूलों की मिली जुली बदबू। गांव के घर पत्थर और लकड़ी से बने थे। हर दरवाजा कसकर बंद था। खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी, लेकिन गलियां पूरी तरह सुनसान थी। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न किसी इंसान की आवाज थी। जबकि अभी सिर्फ 6:30 बजे थे। किसी भी गांव में इस समय लोग चौपाल पर बैठे मिलते हैं, लेकिन यहां श्मशान जैसी शांति थी। रोहित एक घर के सामने रुका और दरवाजा खटखटाया। सुनिए, कोई है? मैं शहर से आया हूं। मुझे गांव के सरपंच का घर बताइए, कृपया मेरी मदद कीजिए। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। कोई भी दरवाजा नहीं खुला। आगे बढ़ते हुए उसे एक चबूतरे पर बैठा एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। नमस्ते काका, मेरा नाम रोहित है। मैं मुंबई से आया हूं। क्या यहां रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है? बूढ़े ने धीरे से गर्दन उठाई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था
और आंखें मोतियाबिंद से धुंधली थी। उसने रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा। वापस चले जाओ मुसाफिर, वह धीमे स्वर में बोला। यह जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं बनी है। मैं वापस नहीं जा सकता काका। मेरा छोटा भाई अयान इस गांव में आया था, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। जैसे ही रोहित ने अपने छोटे भाई का नाम लिया, बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, वो लड़का जो कुछ दिन पहले कैमरा लेकर निर्वाणपुर आया था, वही ना? हाँ काका, वो मेरा भाई है। क्या आप उसे जानते हैं? वो कहाँ है? रोहित ने बेचैनी से पूछा। बूढ़े ने इधर उधर देखा, मानो उसे डर हो कि हवा भी उसकी बातें सुन रही हो। फिर उसने रोहित को पास बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा भाई इस गांव के काला पानी के तालाब के पास गया था। मैंने उसे रोका था। मैंने कहा था कि आज हवा भारी है, वहां मत जाओ, लेकिन वह नहीं माना। कहता था कि उसे उस तालाब की तस्वीर लेनी है। बूढ़े की आवाज कांपने लगी। अब वह खुद उसी तालाब का हिस्सा बन चुका है। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब काका? क्या वह उसमें डूब गया? डूबा नहीं बेटा, बूढ़ा धीमे स्वर में बोला। उसे खींच लिया गया। काले पानी में लोग सिर्फ डूबते नहीं, उन्हें डुबोया जाता है। उनकी आत्मा, उनका शरीर और उनकी यादें, सब कुछ। रोहित को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा बूढ़ा पागल है। काका, बस मुझे इतना बता दीजिए कि वह तालाब किस दिशा में है, मैं खुद देख लूंगा। अब बूढ़े की आंखों में डर नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी। गांव के उत्तर की ओर, जंगल के पार। लेकिन आज रात मत जाना, आज हवा में नमी ज्यादा है। जब नमी बढ़ती है तो उस तालाब का काला पानी फैलने लगता है। आज मेरी झोपड़ी में रुक जाओ, सुबह चले जाना। फिर उसने ठंडी सांस भरी। अगर सुबह तक जिंदा रहे तो? रोहित के पास और कोई विकल्प नहीं था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और जंगल अकेले पार करना मूर्खता होती। वह हरिया के साथ उसकी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। हरिया का घर साधारण था, एक कमरा और एक छोटी सी रसोई। हरिया ने उसे सूखी रोटी और प्याज खाने को दी। लालटेन की पीली रोशनी में दोनों बैठ गए। रोहित ने पूछा, हरिया काका, इस काले पानी की कहानी क्या है? पूरा गांव एक तालाब से इतना क्यों डरता है? हरिया ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, सालों पहले बेटा, वह तालाब ऐसा नहीं था। उसका पानी शीशे की तरह साफ था। हम उसे अमृत मानते थे। लेकिन फिर गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश बंद हो गई। तब गांव का तांत्रिक भैरवनाथ बोला कि तालाब को बलि चाहिए। पहले जानवरों की बलि दी गई, पर बारिश नहीं हुई। हरिया की आवाज भर्रा गई। फिर उस पागल ने कहा, तालाब को इंसानी खून चाहिए। गांव वालों ने एक अनाथ लड़की को उस तालाब में फेंक दिया। रोहित का गला सूख गया। वह लड़की चीखती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जैसे ही वह डूबी, आसमान काला पड़ गया। मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन पानी नहीं, खाली कीचड़ बरस रही थी। उस दिन के बाद से उस तालाब का पानी हमेशा के लिए काला हो गया। हरिया ने धीमे स्वर में कहा, उस लड़की की आत्मा अब भी वहीं भटकती है। वह अकेली है, इसलिए दूसरों को अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है। रोहित ने सिर झुका लिया, पर उसका मन अब भी इसे मानने को तैयार नहीं था। यह सब अंधविश्वास है काका। अयान शायद कहीं फंस गया होगा। हरिया ने गंभीर नजर से उसकी ओर देखा। बेटा, तुम शहर वाले हो, तुम्हें यह सब झूठ लगेगा, लेकिन यहां सच और डर एक ही चीज है। फिर उसने कहा, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, और एक बात याद रखना। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। अगर रात में कोई बाहर से आवाज दे या दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना, चाहे वो आवाज तुम्हारे भाई की ही क्यों ना हो। कुछ देर बाद दोनों सो गए। रात के 12 बज चुके थे। बाहर अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। लग रहा था कि आज की रात निर्वाणपुर में कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक 2 बजे अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रोहित की आंख खुल गई। सन्नाटे में वह आवाज बहुत तेज लग रही थी। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बजे थे। हरिया कोने में गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। फिर दोबारा दस्तक हुई। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने सोचा, शायद कोई जानवर होगा।
तभी बाहर से एक आवाज आई, एक बहुत ही परिचित आवाज। भाई, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। रोहित का खून जम गया। यह अयान की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे बचपन में खेलकर घर लौटते समय दरवाजा खटखटाता था। रोहित तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह खिड़की की ओर बढ़ा। अयान, क्या तुम बाहर हो? हाँ भैया, मुझे यहां से ले चलो, वो आ रहे हैं। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहित का हाथ धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ने लगा। रोहित का हाथ दरवाजे की कुंडी पर था, लेकिन तभी उसे हरिया की चेतावनी याद आई। बेटा, चाहे आवाज तुम्हारे भाई की ही क्यों ना हो, दरवाजा मत खोलना। रोहित का दिमाग सुन्न पड़ गया। बाहर उसका भाई खड़ा था, ठंड में कांपता हुआ। उसने दरवाजे से थोड़ा हटकर ऊंची आवाज में कहा, अयान, अगर तुम हो तो खिड़की के पास आओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। हरिया की नींद खुल गई। क्या हुआ बेटा, क्या देखा तुमने? काका, बाहर मेरा भाई है, लेकिन वो मेरा भाई नहीं है, वो कुछ और है। रोहित पसीने से तरबतर हो चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि वह किसी साधारण गुमशुदगी के मामले में नहीं आया था। वह मौत के साए में कदम रख चुका था। काका, वो क्या था? हरिया ने धीमे स्वर में कहा। वो उसी लड़की की परछाई थी जिसे सालों पहले इस तालाब में डुबोया गया था। आज वो तुम्हें परखने आई थी। अब उसे पता चल गया है कि तुम यहां हो और अपने भाई को लेने आए हो। रोहित ने दृढ़ स्वर में कहा, काका, मुझे कल सुबह ही काला पानी के तालाब जाना होगा, इससे पहले कि वो मेरे भाई के शरीर के साथ कुछ करे। वहां जाना मौत को दावत देना है बेटा। बिना कोशिश किए वापस जाना भी मेरी मौत ही होगी। हरिया ने गहरी सांस ली। ठीक है, सुबह होते ही चलते हैं। अगली सुबह दोनों काला पानी के तालाब की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद घना जंगल शुरू हो गया। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, दिन होते हुए भी अंधेरा छा गया, मानो रात उतर आई हो। रोहित घबरा गया। काका, ये कैसा धोखा है? जंगल के बाहर तो दिन है और यहां रात जैसा अंधेरा। हरिया ने धीरे से कहा, बेटा, ये उसी तालाब का रास्ता है। यहां दिन में भी रात रहती है। ये जंगल का जादू है। रुकना मत, बस चलते रहो। दोनों आगे बढ़ते गए। जंगल से डरावनी आवाजें गूंजने लगी। कुछ ही देर बाद उनके सामने वह दिखाई दिया, काला पानी का तालाब। उसका पानी बिल्कुल स्याह था, जैसे जीवित हो। रोहित जोर से चीखा, अयान, मैं आ गया हूं, चलो घर चलते हैं। अचानक तालाब के बीच से एक रोशनी सी उभरी और अयान की आत्मा सामने आ गई। भाई, मैं वापस नहीं आ सकता, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अयान की आत्मा ने सिर हिलाया। कुछ दिन पहले मैं यहां तस्वीर लेने आया था, लेकिन इस तालाब ने मुझे अंदर खींच लिया। भाई, तुम यहां एक पल भी मत रुकना, वो आ जाएगी। रोहित चीखा, कौन? लेकिन तब तक अयान की आत्मा धीरे धीरे वापस काले पानी में समा गई। रोहित टूट चुका था। हरिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जो होना था हो चुका, अब हमें यहां से निकलना होगा। अगर तालाब की मालकिन बाहर आ गई तो हम दोनों नहीं बचेंगे। दोनों जल्दी जल्दी वापस मुड़ गए। जंगल की हवा और भी भारी हो चुकी थी। कुछ देर बाद रोहित निर्वाणपुर छोड़कर वापस शहर की ओर रवाना हो गया। अपने भाई के बिना